वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो लेट्स बिगिन। सो लास्ट लेक्चर में, लास्ट सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है एंड इकोलॉजी ये जो टर्म है ये किस किस चीज का के बीच के रिलेशन को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है ना? सो इकोलॉजी एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि इकोलॉजी क्या है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो जो स्टडी होगी वो इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में होगी जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। और ये इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो 4 लेवल पर है। एक है ऑर्गेनिज्म लेवल पर, देन योर पॉपुलेशन लेवल, देन कम्युनिटी एंड देन फाइनल इज योर बायोम। ठीक है, सो डिफरेंट काइंड ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल और उस प्रेजेंस को अफेक्ट करते हैं वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और ये हम लास्ट टाइम पर डिस्कस कर चुके थे कि डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अडप्ट करने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ओके, सो अब होता क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहना है तो वहाँ वेदर कंडीशंस अलग अलग होती रहेंगी। तो उन वेदर कंडीशंस में खास तौर से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, दैट इज टेम्परेचर, उसको उसे अडप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर पाते हैं और कुछ उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। कुछ हैं जिन्होंने अंदर ही अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लिया है, होम्योस्टेसिस बना ली है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट विद इन अ सेल, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि लिविंग सेल कौन सी होगी जो अपने एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके चलती है, अपने एक टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर और बाकी चीज़ों को एक मेंटेन करके चलती है। तो उस तरीके की अगर प्रॉपर्टी किसी सेल में है तो वो लिविंग सेल कहलाती है। ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, है ना? तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर बात करेंगे, इकोलॉजी की बात हो रही है, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, यानी कि अपने सेल के अंदर एक होम्योस्टेसिस डेवलप कर रहा है और वो होम्योस्टेसिस डेवलप करने के कर रहा है, तभी वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में दे पाएगा, चाहे वो टेम्परेचर अप हो या टेम्परेचर डाउन हो, क्योंकि उसके सेल के अंदर का टेम्परेचर उसने ऑप्टिमम बना लिया है तो उसकी मेटाबॉलिक रेट तो रुकने वाली है नहीं, है ना? तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या कहते हैं इन इकोलॉजी? दैट इज नोन एज रेगुलेटर्स। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? और फिर वो क्या करते हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर लिविंग स्टेट में बना के रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो नेचर उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करेगा जो जितनी भी एबायोटिक कंडीशंस हैं या बायोटिक कंडीशंस हैं, चाहे वो फेवरेबल हैं चाहे अनफेवरेबल हैं, अगर कोई अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है उनमें तो उसको नेचर सेलेक्ट करता है। तो इसलिए हर इंडिविजुअल अपने अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशन लेकर आएगा, या तो मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर लेकर आएगा या फिजियोलॉजिकल लेवल पर लेकर आएगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ स्पीशीज होती हैं जो अपने अंदर होम्योस्टेसिस डेवलप कर लेती हैं, और कुछ स्पीशीज होती हैं कि अगर वो अनफेवरेबल कंडीशंस कुछ टाइम के लिए हैं, कुछ दिनों के लिए हैं, तो वहां से या तो माइग्रेट कर जाती हैं, माइग्रेट मीन्स कुछ टाइम के लिए वहां से चले जाना, या फिर एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म आ रहे हैं यहाँ पे माइग्रेशन, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन या डायपॉज, ये हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए। सो रेस्पॉन्स टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स, सबसे पहले जो आते हैं दैट इज होमोरेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स टर्म यहाँ ज्यादा बेटर है अभी फिलहाल, क्योंकि
रेगुलेटर्स कौन से ऑर्गेनिज्म है? दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स एंड सम टाइप बिहेवियरल मीन्स। ठीक है, तो जो अपनी सेल के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस डेवलप कर पाए, मेंटेन कर पाए, उन्हें रेगुलेटर्स कहते हैं। और उससे होगा क्या कि उससे ये होगा कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, राइट। एंड टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। और सेल के अंदर क्या होना है? डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है ना। उसी से तो जब सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी तो हमारे को एनर्जी मिलती है और जितनी भी फंक्शनैलिटी है हमारी बॉडी की वो हो पाती है। तो अगर हम उसे उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर दे देते हैं जिस पर उसकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस चलती हैं, जिस पर उसका ऑप्टिमम सारा का सारा जो फंक्शनैलिटी है वो चलती है, तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब रेगुलेटर्स सारे एनिमल्स नहीं होते हैं। रेगुलेटर्स सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, लाइक ऑल बर्ड एंड मैमल्स। ये अपने बॉडी को, और बहुत थोड़े से लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। तो दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रेगुलेटर्स, और थर्मो रेगुलेशन इनकी बॉडी में हो पाता है। ये थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड, मोस्टली वार्म ब्लडेड एनिमल यू कैन से, एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो इसीलिए क्योंकि मैमल्स अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रह पाते हैं, इसीलिए थ्रू इवोल्यूशन, आपको पता है इवोल्यूशन में किस किस लेवल पर, किस किस किंगडम को पास करके सबसे हायर लेवल पर मैमल्स आते हैं। मैमल्स क्यों इतने सक्सेसफुल हैं? क्योंकि उन्होंने अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाया। ठीक है, तो चाहे उनको आप बहुत ही ठंडी जगह ले जाके रखिए, अटलांटिका ले जाइए, या फिर सहारा डेजर्ट में जितने हैं, ठीक है, वो सहारा डेजर्ट की हाई टेम्परेचर 50 के अराउंड अगर है, 48 है, वहां पर उसको भी सहन कर पाएंगे। और -डिग्री में अगर टेम्परेचर चल रहा है तो उसको भी रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है। बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो उनके अंदर ऐसी मेटाबॉलिज्म, इस तरीके का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो चुका है कि वो अपनी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। वो अकॉर्डिंग टू आउटसाइड एनवायरमेंटल कंडीशन से वो चेंज नहीं हो पाता है। तो जब वो कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? उसकी जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो होती रहती है। ठीक है, सो द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू दोज वी ह्यूमन यूज। जो हमारे अंदर हैं वही ज्यादातर मैमल्स के अंदर मैकेनिज्म होती हैं कि वो किस तरीके से, जब अगर टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है एनवायरनमेंट का, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पर हम, दैट इज ऑप्टिमल फॉर अवर नॉर्मल सेल की जो फंक्शनैलिटी है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो इस पर आराम से होती है। तो अगर समर का सीजन है, इन समर्स व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन अवर बॉडी टेम्परेचर, समर्स में कितना होता है? समर्स में तो 48 तक, 45, 46, 48 इज वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या करती है? फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी, जब हम गर्मी में होते हैं, अगर हम अपने रूम में नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? स्वेटिंग करना शुरू करती है। स्वेटिंग करने से क्या होगा? स्वेटिंग करती है तो फिर जो स्वेट है वो गर्मी के कारण एवोपरेट होता है ना। तो एवोपरेशन से क्या होगा? एवोपरेशन से कूलिंग होती है वो, क्योंकि वो हीट को लेके एवोपरेट हो रहा होता है। तो बॉडी क्या कर रही है? इस तरीके की अडेप्टेशन से स्वेटिंग के थ्रू अपनी बॉडी को कूल डाउन कर रही है, जो कि आउटसाइड 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसे कूल डाउन कर रही है थ्रू स्वेटिंग। ठीक है, तो एवोपरेशन कूलिंग करेगा। एंड सिमिलरली व्हाट हैपन विद द डेजर्ट कूलर, वो भी अपने ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। एंड इन विंटर्स में हम क्या करते हैं? जब भी हमें ज्यादा ठंडी लगती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी शिवरिंग करने लगती है, राइट? शिवरिंग करने लगती है, कपकपाने लगती है। तो उससे क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, राइट? तो शिवरिंग से क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जब हम इस तरीके से शिवरिंग करती है बॉडी, तो हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो हमारी बॉडी को हीट मिलती है। जो कूल टेम्परेचर है आउटसाइड
द बॉडी, लाइक विंटर्स में जब दिसंबर में, जनवरी में, या फिर अगर हम किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, तो अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो अपने इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करने के लिए बॉडी ऑटोमेटिकली शिवरिंग शुरू कर देती है। तो शिवरिंग से हीट रिलीज होती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ये अडेप्टेशन केवल एनिमल्स में होती है, मैमल्स में होती है। ठीक है, प्लांट्स में इस तरीके की कोई भी अडेप्टेशन नहीं है। प्लांट्स अलग तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं एडवर्स कंडीशन में जिंदा रखने के लिए। ठीक है, ओके। सो डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट के लिए टेम्परेचर कौन कौन से एनिमल्स रेगुलेट कर पा रहे हैं, कौन कौन से एनिमल्स रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखते हुए ये एक ग्राफ आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस, डिस्पाइट वेयरिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन टेंड टू अपसेट द होम्योस्टेसिस। नॉर्मली तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस इट इन प्रीवियस स्लाइड, वो अपने आप को मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। लेकिन कुछ एनिमल हैं जिनके ऊपर फर्क पड़ता है, उनका बॉडी का टेम्परेचर भी आउटसाइड एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो उसको देखते हुए ये एक ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है जिसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस रेड लाइन, ये जो रेड लाइन आपकी दी हुई है, दिस इज फॉर रेगुलेटर्स। मीन्स एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये जो एक्स एक्सिस पर आपका एक्सटर्नल ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है कि आप देखिए, अगर यहाँ पर मैं लिखूं 20 डिग्री, यहाँ लिख दें 40, 60, 80 लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल। तो टेम्परेचर कितना भी है आउटसाइड, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ये देखिए यहाँ पर 20 था, देन 40, देन 60, देन 80। हम देखेंगे कि बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वही है जो यहाँ है, जो 20 पर है, जो 40 पर है, जो 60 पर है, जो 80 पर है। एक्सटर्नल टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कितना भी बढ़ रहा है, बॉडी का जो अपना टेम्परेचर है वो अगर कांस्टेंट रहता है, तो इस तरीके की जो ऑर्गेनिज्म है वो रेगुलेटर्स कैटेगरी में आते हैं, और मोस्टली वार्म ब्लडेड एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं रेगुलेटर्स में। ठीक है, एंड सेकंड इज योर दिस ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन, इसमें क्या हो रहा है, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ, टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया लाइंस को। यस, सो ये ग्रीन लाइन आप देखेंगे, अगर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना टेम्परेचर था तो इसने भी अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। 40 डिग्री एक्सटर्नल टेम्परेचर पहुंचा तो इसने भी अपना टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर देखिए यहाँ पर बढ़ा लिया। ठीक है, 40 डिग्री पर से यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 20 था, फिर 40, देन 60 लाइक दिस, या फिर हम यहाँ 40 से नहीं करते हैं, हम लोग 10 से शुरू करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस। तो अगर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर किसी कंफर्टर का है 10 इनिशियली 20 डिग्री पर, तो 40 पर वो हो गया 30, और जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ टेम्परेचर एक्सटर्नल तो वो उसका हो गया 40। तो वो क्या कर रहा है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की टेम्परेचर के हिसाब से उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार, यानी कि इसके ऊपर एक्सटर्नल टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर दिस कैटेगरी कंफर्टर्स, जिनके ऊपर एक्सटर्नल टेम्परेचर का, वो अपनी बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं दे पाते हैं, उनके ऊपर एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस, खासतौर से टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी कंफर्टर। एंड सम आर अंडर दिस कैटेगरी विच इज नोन एज partial regulators. Some are partial regulators, like एक पर्टिकुलर लेवल तक उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल लेवल, अप टू दिस लेवल। ये लाइक 60 था, तो लाइक 55 डिग्री तक उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर, देन बट उसके बाद उसने अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया।
इसके बाद नहीं बढ़ने दे रहा है, दैट इज कम्स अंडर दिस कैटेगरी पार्शियल रेगुलेटर्स। जितने भी ग्राउंड स्क्वेरल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स। कंफर्टर्स में हमारे कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? कंफर्टर्स में हमारे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो सारे के सारे कंफर्टर्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, रेगुलेटर्स में आपको मैंने बताया कि ज्यादातर वार्म ब्लडेड एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स आते हैं, ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड एनिमल कंफर्टर्स में आते हैं, और पार्शियल रेगुलेटर्स में आपका जो एग्जांपल है दैट इज ग्राउंड स्क्वेरल। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने कंफर्ट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। कंफर्टर क्या है? 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। उनका टेम्परेचर के साथ उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। वाटर की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से इनका भी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर का एक्वेटिक एनिमल का चेंज होता रहता है। दीज एनिमल एंड प्लांट आर सिंपली कंफर्टर्स। तो इस तरीके के जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो कंफर्टर की कैटेगरी में आते हैं। सो द थर्मोरेगुलेशन क्या है? इट इज एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फिनोमेना। थर्मोरेगुलेशन यानी कि कोई भी इस तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे हो, उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है। तो ये एनर्जेटिकली वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मेनी एनिमल्स। खासतौर से जब अगर कोई बहुत ही छोटे एनिमल्स हैं लाइक हमिंग बर्ड, श्रूक, तो ये खुद ही इतने छोटे हैं कि अगर ये अपनी ज्यादातर एनर्जी अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगाएंगे तो ये बाकी एक्टिविटीज के लिए कहाँ से एनर्जी लेकर आएंगे? ठीक है, तो इट इज रियली वेरी एक्सपेंसिव फिनोमेना। जिसके पास एक्स्ट्रा बड़ी साइज का है तो उसके पास उतनी एनर्जी है कि वो इतनी एनर्जी खर्च कर सकता है कि अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखे। तो ठीक है, तो हीट लॉस और हीट गेन इट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा रिलेटिव टू योर वॉल्यूम, उतना आपका हीट लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितने भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्ज एनिमल। तो जब ज्यादा होता है इनका स्मॉल एनिमल्स का तो क्या होगा? उनमें ज्यादा हीट रिलीज होगी तो ये बाकी एनर्जी अपनी जो अदर जो बहुत ही एसेंशियल फंक्शनैलिटी है उसके लिए बचा नहीं पाएंगे, इसलिए वो फिर थर्मोरेगुलेटर्स नहीं बन पाते हैं स्मॉल एनिमल्स। फिर वो और दूसरे तरीके देखते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन जो है जहाँ पर एक्सट्रीम -20, -70 इस तरीके के टेम्परेचर्स हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है पोलर रीजन पे, वहां पर स्मॉल एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, सरफेस एरिया के थ्रू ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जितनी उन पर एनर्जी टोटल है ही नहीं, तो वो उस एरिया में पाए ही नहीं जाते। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। सेकेंड इज योर माइग्रेशन। अगर आप थर्मोरेगुलेटर्स नहीं बन सकते हैं, आपकी बॉडी अडप्ट नहीं कर पा रही है कुछ ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अगर कोई भी टेम्परेचर कंडीशन इस तरीके की आई है कि वो कुछ ही दिनों के लिए है, लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग समर्स बहुत जून के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, तो लोग क्या करते हैं, वो लोग माउंटेन्स पे रहने चले जाते हैं, है ना, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए कि चलो थोड़े दिनों के लिए माउंटेन पे रह के आते हैं। ऐसे ही अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो लोग क्या करेंगे, लोग साउथ की तरफ मूव करते हैं, साउथ की तरफ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं। जितने भी रशियंस हैं, आपको पता होगा कि रशिया में तो बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है विंटर्स के टाइम पर, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंडिया आना प्रेफर करते हैं, इंडिया के गोवा रीजन में आके वो अपना 1-2 महीने गुजार के जाते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ टाइम के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस आई हैं तो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कैन मूव टेम्परेरीली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट।
जो उनको स्ट्रेसफुल लगे, जो उनकी बॉडी उस टाइम झेल नहीं पा रही है, तो वो टेम्परेरीली मूव करते हैं फ्रॉम देयर स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एनवायरनमेंट, जहां पर उनका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है कि नॉर्मली समर के सीजन में दिल्ली से लोग शिमला की तरफ मूव कर जाते हैं कंफर्टेबल जोन के लिए कुछ दिनों के लिए। ठीक है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन जून के टाइम में लग रही है, यहाँ पर बिल्कुल झेली नहीं जा रही है गर्मी, तो कंपैरेटिवली कूल एरिया में हम मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आपको पता है कि एवरी विंटर्स में जितने भी साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो रशिया से माइग्रेट करके रशिया के साइबेरिया इलाके से माइग्रेट करके इंडिया आती हैं ड्यूरिंग एवरी विंटर। ठीक है, कियोलाडो नेशनल पार्क जो भरतपुर में बना हुआ है, वहां पर अपना टाइम ये वहां पर बिताती हैं ड्यूरिंग एवरी विंटर। और क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर हमारे विंटर्स में यहाँ पर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तब वहां -20 -30 कुछ ऐसा टेम्परेचर होता होगा, जो उनके लिए हार्मफुल है। वो वहां पर जीवित ही नहीं रह पाएंगी अगर वहां रही, तो वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और जब वहां पर यहाँ गर्मी होती है जून के टाइम में, है ना, तब वहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वही उनके लिए ऑप्टिमम तो 10 है, 15 है, तो उस टाइम फिर वो वापस लौट जाती हैं। ओके, यस। So every winter, the famous Kiolado National Park, Bharatpur in Rajasthan, hosts thousands of migratory birds come from Siberia and other extremely cold northern region. तो माइग्रेशन कब हो रहा है? जब टेम्परेरीली, यानी कि कुछ टाइम के लिए अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है टेम्परेचर के लिए, तो जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने आप को थोड़े दिनों के लिए माइग्रेट करके सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इज योर सस्पेंशन या सस्पेंड। इस कैटेगरी में क्या आता है कि कुछ टाइप के बैक्टीरिया, फंगस एंड लोअर प्लांट्स, इनमें स्पोर्स बनते हैं। तो ये स्पोर्स कैसे बनाते हैं कि इनकी स्पोर्स जो है बहुत ही थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने का काम करते हैं। और ये कब जर्मिनेट करेंगे? जब इनकी फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, ऑप्टिमम वाटर मॉइस्चर होगा, तो उस टाइम ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट करने का काम करते हैं। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को बचाने के लिए, अपनी प्रोजनी को बचाने के लिए इनमें इस तरीके की एडेप्टेशन हुई है कि ये जितने भी स्पोर्स हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर्स डेवलप करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड लोअर प्लांट्स। इन हायर प्लांट्स क्या डेवलप करते हैं? इनके सीड्स होते हैं। सीड्स में आपको पता है बहुत ही कम वाटर कंटेंट होता है, तो सीड्स जो होते हैं वो सीड फॉर्म में अपने आप को सीड निकाल के रख देते हैं। और सीड कब जर्मिनेट करेगा? सीड जर्मिनेट करेगा जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, है ना। तो फिर ये भी स्ट्रेस वाला जो टाइम है, जो इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा ठंड है, ठीक है, तो उस टाइम पर ये सीड डेवलप करेंगे। और जब वो टेम्परेचर और अनफेवरेबल कंडीशंस वहां से हट जाएंगी, उसके बाद ये अपनी फेवरेट कंडीशन में मॉइस्चर लेने के बाद न्यू प्लांट्स को जनरेट करते हैं। तो सीड इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, फंगस एंड लोअर प्लांट्स के केस में थिक वॉल्ड स्पोर्स डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये अपनी जो एक्टिविटी है, डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है, वो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं या धीमा कर देते हैं। जो इनकी तेजी से लाइफ चल रही होती है उसको धीमा कर देते हैं और कुछ ऐसी फॉर्म्स बना लेते हैं ताकि वो उन अनफेवरेबल कंडीशंस में रह पाए, यानी कि वो डोरमेंसी फेज में चले जाते हैं। इन फेजेस को क्या कहते हैं? डोरमेंसी फेज। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस टाइम फुल बूम से करेंगे तो क्या होगा? उनकी एनर्जी खर्च हो जाएगी और फिर एनर्जी बाकी अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने में ही लगा दी, तो तुम आगे की लाइफ जी नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब आगे भी हमें जीना है तो हम डोरमेंट हो जाते हैं, एकदम चुपचाप पड़े रहोगे तो आप फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो कर पाओगे। सो दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू अ स्टेट नोन एज डोरमेंसी। In animals, the organism, if unable to migrate, might avoid the stressful condition by escaping in time. ठीक है, यानी एनिमल्स क्या करेंगे? इन्होंने तो स्पोर्स बना दिए, सीड्स बना दिए। एनिमल्स क्या करते हैं? लाइक बियर का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो बियर है, अगर वो माइग्रेट नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है,
तो वो हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन में चला जाता है कि चुपचाप एक गड्ढे में जाके बैठ जाता है और आराम से वहां पर सोता है, वो 2-3 महीने, जो इसके लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है। ऐसे ही स्नेल एंड फिश, ये क्या करते हैं, ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं। एस्टिवेशन क्या होता है, टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। समर स्लीप जिसे बोलते हैं, एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप, यानी कि जब एक्सट्रीम समर है तो उस टाइम ये स्लीप मोड में चले जाते हैं। ठीक है। कौन, स्नेल एंड फिश एस्टिवेशन में जाते हैं, हाइबरनेशन में योर बियर इज द एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। ऐसे ही डायापॉज टर्म, दिस इज यूज्ड फॉर सम जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन जो है वो कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में डायापॉज की फॉर्म में एंटर कर जाते हैं और अपनी जो रेगुलर लाइफ साइकिल है उसको थोड़ा डोरमेंसी फेज में लेकर आ जाते हैं। यानी कि अपने जो नॉर्मल इनकी लाइफ साइकिल चल रही थी उसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, मेटाबॉलिक रेट एक्टिविटी कम करते हैं और कुछ ऐसे फेजेस में चले जाते हैं जहां ये बिल्कुल मिनिमल एक्टिविटी में अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ठीक है, वो सारे जो माइग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, टेम्परेरी जो अनफेवरेबल कंडीशंस आई हैं, उन अनफेवरेबल कंडीशंस में लाइक टेम्परेचर जो डिस्कस हो रहा है, अगर वो माइग्रेट नहीं कर सकते हैं तो वो सस्पेंशन करते हैं, सस्पेंड करते हैं। ये सारा कुछ इस हेडिंग में आता है। ठीक है, सो अब आता है अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या है, या तो अभी हमने डिस्कस किया थर्मोरेगुलेटर्स बन जाइए, या माइग्रेट कर लीजिए, या सस्पेंड हो जाएं, इस तरीके की चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन कब वो जब वो थोड़े टाइम के लिए आपको अडॉप्ट करना है अपने आप को किसी चीज के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है हमारे आसपास या किसी ऑर्गेनिज्म के आसपास, जब उसे वहीं रहना है और वो ज्यादा इधर उधर माइग्रेट करना या ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो उस सिचुएशन में ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज होता है जो कि परमानेंट होता है। पर ये एक दिन में नहीं होता, इसे कई साल मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके वो चेंज होते होते हमारे डीएनए लेवल पर जाता है, हमारे जेनेटिक लेवल पर जाता है और वो फिर परमानेंट फीचर बन जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या उस पर्टिकुलर कैटेगरी का। दैट इज योर अडप्टेशन। सो अडप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. It may be morphological, it may be physiological, or it may be behavioral that enable the organisms to survive and reproduce in its habitat. उसी habitat में वो survive कर पाए और reproduce कर पाए. इकोलॉजी में तो ये बहुत ही जरूरी है ना कि not only survival but also reproduction. रिप्रोड्यूस आप अगर उस पर्टिकुलर हैबिटेट में कर पा रहे हैं तभी आप वहां के लिए अडप्टेड माने जाएंगे, है ना. सो इस तरीके के चेंजेस आए, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या बिहेवियरल हो, ताकि आप उस पर्टिकुलर हैबिटेट में केवल सर्वाइव नहीं रिप्रोड्यूस भी कर पाए, तो उसको आप अडप्टेशन कहेंगे. ठीक है. मेनी अडप्टेशन हैज इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एज आई टोल्ड यू एंड इट इज जेनेटिकली फिक्स्ड. ये मैंने अभी आपको बताया कि वो जेनेटिक लेवल तक हो जाते हैं, वो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल में. तो वो इस अनफेवरेबल कंडीशन में भी आराम से वहां पर रह पाता है, उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कंगारू रैट का. कंगारू रैट आपको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा एरिड रीजन में, बहुत ही ज्यादा लेस वाटर, रेगिस्तान वाले इलाकों में पाया जाता है. तो कंगारू रैट ये पाया जाता है इन नॉर्थ अमेरिका, डेजर्ट में पाया जाता है. तो यहाँ इसे पानी तो मिलता नहीं है, तो ये पानी जब मिलता नहीं है तो ये अपनी एक्टिविटीज के लिए क्या कहेगा, या फिर मिनिमम वाटर मिलता है तो ये अपनी वाटर एक्टिविटी के लिए ये पानी पीता ही नहीं है. इसका जो इंटरनल फैट है उसका बीटा ऑक्सीडेशन शुरू करता है और उसका जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वाटर, उसी से अपना काम चलाता है अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को करने के लिए उसी वाटर से काम चलाता है. ये ऊपर से पानी नहीं लेता है. तो ये इसके अंदर अडप्टेशन आ चुकी है to live in that particular desert environment. Okay, kangaroo rat is the example. Kangaroo rat in North America. ठीक है. और क्या होता है इसमें सेकेंडली जो वाटर एक्सक्रीट होगा यानी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो भी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होगा. ठीक है, बहुत ही हाई पीएच वाला होगा, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होगा. और ये क्यों कर रहा है, अगेन वाटर सेव करने के लिए. इसे वाटर वेस्ट ही नहीं करना है क्योंकि ये डेजर्ट में रह रहा है.
है ना। इसलिए इट हैज ऑल्सो एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इट यूरिन सो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में मिनिमम वाटर खराब हो, रिमूव हो इसकी बॉडी से, इसके लिए ये अडेप्टेड है। एक तो वाटर अंदर ही अंदर मेटाबॉलिकली जो जनरेट हो रहा है थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, इसको ये कर रहा है, देन वाटर वेस्ट नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ये पास कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या हुआ, ये तो इससे पहले हमने ये जो एग्जाम्पल है ये तो फिजियोलॉजिकल वाले हो गए, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन लाइक डेजर्ट प्लांट में, ये डेजर्ट एनिमल था, अब डेजर्ट प्लांट का देख लेते हैं। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि इसकी जो लीफ की सरफेस पर एक बहुत ही मोटी वैक्सी लेयर होती है जिसे बोलते हैं थिक क्यूटिकल। ओके, सो दिस thick cuticle is present on their leaf surface and their stomata are arranged in a very deep pit। संकन स्टोमेटा इनमें पाए जाते हैं, यानी कि जो स्टोमेटा की नॉर्मल लोकेशन है उससे ये काफी नीचे होते हैं। लाइक अगर यहाँ पे स्टोमेटा है तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, बहुत नीचे की तरफ पहुंच जाएंगे, होते ही हैं। इनके अंदर ये चेंजेस आ चुके हैं डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन होती है कि इनके जो स्टोमेटा हैं वो डीप पिटेड अरेंज्ड होते हैं। Why? To minimize the water loss. To minimize the water loss through transpiration. And its cuticle जो इसकी ऊपर की सरफेस है that is waxy layer। तो waxy layer होती है तो वहां से वाटर एवोपरेट नहीं हो पाता है। थिक क्यूटिकल उनकी लिप सरफेस पर प्रेजेंट होती है। दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसे हम बोलते हैं कैम प्लांट्स। उसमें क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के टाइम बिल्कुल बंद रहते हैं और रात के टाइम पे खुलते हैं। और दिन के टाइम पे बंद रहेंगे तो क्या होगा, उनका जो एक्सिस एवोपरेशन है वाटर का वो रुक जाएगा, ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं दिन में, ठीक है। और रात के टाइम पर खुलते हैं जब कंपैरेटिवली कूलर एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो क्या 3 अडेप्टेशन हुए, एक तो थिक क्यूटिकल हो रही है, दूसरे जो स्टोमेटा है वो संकन स्टोमेटा है, डीप पिटेड स्टोमेटा है, एंड दीज आर द कैम प्लांट्स जहां पर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक सम कैक्टस की यहाँ पर बात की हुई है, जैसे ओपिनिया हैव नो लीव्स। इसका जो स्टेम है वो फ्लशी हो जाता है, स्टेम फ्लशी हो जाता है और जो लीव्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दे आर रिड्यूस टू स्पाइन्स एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन बाय फ्लैटेंड स्टेम। फ्लैटेन जो स्टेम है वो ग्रीन होगा। आपने कैक्टस देखे हुए हैं, बहुत घरों में लगे होते हैं, रास्ते में भी देखे हुए होंगे, कई जगह आपने डेजर्ट प्लांट देखे होंगे कि जो उनका स्टेम है दैट इज ग्रीन इन कलर एंड फ्लैट होता है और वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है और जो प्लांट उसकी लीव्स हैं वो थ्रोन में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि उसमें स्टोमेटा तो होंगे नहीं, तो मिनिमाइज कर देंगे वो ट्रांसपिरेशन को और कोई एनिमल भी उन्हें खा ना ले, जिंदा उनको रहना है, इसलिए वो थ्रोन में कन्वर्ट हो गए, वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई वहां की लीव्स, और जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम करेगा, ठीक है। तो ये डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल दिया। इसके अलावा एक रूल इन्होंने बताया है, एलन्स रूल। उसमें एलन्स रूल में ये बताया गया है कि जो मैमल्स बहुत ही ज्यादा कूलर क्लाइमेट्स में रहते हैं, उनके जो कान हैं और उनके जो हाथ पैर होते हैं, वो जो 4 लिम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? हीट लॉस को कम से कम करने के लिए। हीट लॉस को कम से कम करने के लिए इनके बहुत ही छोटे हाथ पैर पाए जाते हैं और शॉर्ट ईयर होते हैं, लिम्स छोटे होते हैं और शॉर्ट ईयर होते हैं। इसको एलन्स रूल कहा जाता है, ठीक है। और इसीलिए और पोलर जो सी है वहां पर जितने भी एक्वेटिक मैमल्स हैं लाइक सील जो होती है, उसके ऊपर उसकी जो आउटर लेयर है यानी फैट की लेयर है वो इतनी मोटी होती है जिसे बबल बोलते हैं, बबलर। इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर का काम करती है जिससे कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो हीट है वो उसे बाहर नहीं निकलने देती ताकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है, ठीक है। तो एक तो जितने भी कूलर एंड क्लाइमेट में रहने वाले मैमल्स हैं उनके जो ईयर हैं और लिम्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। क्यों? अपनी हीट लॉस को कम करने के लिए, राइट। और जो वहां पे पाई जाने वाली एक्वेटिक मैमल्स हैं लाइक सील, उनके ऊपर बहुत ही थिक फैट की लेयर
बनी हुई होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, जस्ट बिलो देयर स्किन टू एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। अगला फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है कि ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए कि जब हम ह्यूमंस की बात करें, जब हम किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जाते हैं, लाइक जब हम अगर हम प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं तो और अचानक हमारा मन कर गया कि चलिए माउंटेन्स पर घूम कर आते हैं, ठीक है, अगर हम लद्दाख चले गए तो वहां पर अचानक से हमारी तबीयत खराब होने लगती है, हमारी तबीयत खराब होने लगती है। आपने सुना होगा कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है इसको, तो ठीक है, जो लोग प्लेन से हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं उनको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। और होता क्या है इस केस में, लाइक अगर ये हम यहाँ रह रहे हैं इस एरिया में और हम पहुंच गए इस एरिया में, यहाँ पर है माउंटेन्स, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा एयर है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ पर केवल इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो हमारे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है हाई ऑल्टीट्यूड में। जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है और हमें सांस लेनी है, हमें अदर एक्टिविटीज करनी है, तो क्या हो रहा है, फटाफट तेजी से हमारा ब्लड फटाफट बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है, और इसलिए हम तेजी से सांस भी लेंगे, है ना। जब हम जोर से सांस लेंगे तो हमारी सांस फूलेगी, नोजिया होगा, फटीक आएगा, और जब तेजी से हमारा ब्लड फ्लो करेगा तो हमारा बीपी भी हाई होगा, है ना। तो हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, फटीक हो जाते हैं एंड नोजिया हो जाता है। और इन सारे सिम्टम्स को कलेक्टिवली कहा जाता है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। और ये क्यों हुआ कि जब प्लेन्स पर हम थे तो हमें एनफ ऑक्सीजन मिल रही थी, हम ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहने के आदी थे, ठीक है, और वहां हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई लो, तो ऑक्सीजन मिल रही है बॉडी को कम, राइट। ऑक्सीजन बॉडी को कम मिल रही है, लेकिन बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होने के लिए फिर तेजी से बॉडी सांस ले रही है, सांस तेजी से ले रही है, आरबीसीज जल्दी दौड़ रही हैं पूरी बॉडी में, हार्ट फटाफट ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, तो हार्ट को भी तेजी से पंप करना पड़ रहा है, इससे हमारी हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ रही है, हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमें नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, फटीक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। ये सारे के सारे जो हैं ये सिम्टम्स वहां पर हमारे को देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उस कम ऑक्सीजन वाले कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया के लिए अडेप्टेड नहीं है। तो ये उस टाइम पर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में क्या किया जाता है कि वहां पर आपसे ये कहा जाता है कि आप एकदम से घूमने मत निकलिए लद्दाख में, आप 1-2 दिन आराम से यहाँ पर रखिए, आराम से आप थोड़ा टहलिए, थोड़ा नॉर्मल अपनी लाइफ स्टाइल जो भी है आपकी रहिए, ताकि आप वहां के लिए एक्लिमेटाइज हो जाएं। देयर इज अ टर्म एक्लिमेटाइजेशन, आप वहां के लिए टेम्परेरीली अडप्ट हो जाएं, ठीक है। दिस इज नॉट एनी परमानेंट अडप्टेशन, टेम्परेरीली अडप्ट हो जाएं। तो क्या होगा, टेम्परेरीली अडप्ट होने से आप जो है ग्रेजुअली हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या करेगी, ज्यादा आरबीसीज बनाएगी, जब ज्यादा आरबीसीज बनाएगी तो फटाफट हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा हमारे हार्ट के लिए, है ना। तो हमारी जो बहुत तेजी से कम आरबीसीज थी तो तेजी से दौड़ रही थी, जब ज्यादा हो जाएंगी तो आराम से हमारी बीपी भी नॉर्मल होगा, हमारे को जितना नोजिया फटीक है उस तरीके के कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी लो होगी तो हमारी बॉडी इंक्रीज कर देगी आरबीसीज को, और इसकी जो एबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगी बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम कर देगी। क्यों कम कर देगी, ताकि वो बड़ी आसानी से टिश्यूज को वो ऑक्सीजन दे दे, ठीक है, फटाफट से दे दे और दोबारा से जाए फिर से ऑक्सीजन लेकर आए। तो क्या होगा, एक तो आरबीसीज बढ़ जाएंगी और डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो हम जो वहां पर टेम्परेरीली इस तरीके के जो चेंजेस आते हैं उसके लिए अडप्ट करते हैं, उसको एक्लिमेटाइज करते हैं, उसको हम जब एक्लिमेटाइज हो जाते हैं, हमारी आरबीसी नॉर्मल हो जाती है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए हम अडप्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही वहां पर 24 या 48 आवर के बाद आपको वहां पर घूमना अलाउ किया जाता है। और ये होता कहाँ पर है, ये जो 3500 मीटर ऊपर जो है रोहतांग पास,
मनाली ले लीजिए, लद्दाख ले लीजिए, चाइना बॉर्डर ले लीजिए, यहाँ बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड वाले जो रीजन हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जहां पर हमें ऑल्टीट्यूड सिकनेस फेस करनी पड़ती है लोगों को. ओके, यस. सो इन मोस्ट एनिमल द मेटाबॉलिक रिएक्शन हैंस ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है प्रोसीड ऑप्टिमली इन 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हमारे बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो इसी पर होती है. इसके लिए हम अडॉप्टेड हैं क्योंकि हमारी होम्योस्टेसिस इसी के लिए बनी हुई है, 37 के लिए. लेकिन देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स लाइक आर्की बैक्टीरिया जो हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, जहाँ का की टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. वो वहां कैसे रह पाते हैं? तो उनके लिए वहां पर उनके अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो चुकी है. हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं ना. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या हो चुकी है कि वहां जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने वाले एंजाइम हैं, वो वहां पर 100 डिग्री पर डीनेचर नहीं होते हैं. ठीक है, वो 100 डिग्री पर भी काम करते हैं. तो इस तरीके की जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाली बहुत सारी फिशेज हैं जो अटलांटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन में पाई जाती हैं, जिनका कि टेम्परेचर 0 से भी कम होता है. वहां पर उनके अंदर कुछ ऐसे बायोकेमिकल अडेप्टेशन हो जाते हैं कि वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर या बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर जो कि बिलो 0 डिग्री है उस पर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं. ऐसे ही मरीन इनवर्टिब्रेट एंड फिश लिव एट अ ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशियन where the pressure could be more than 100 times than the normal atmospheric pressure. इतने हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल पाते हैं जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और फिशेज होते हैं जो नीचे की तरफ पाई जाती हैं मरीन में. वो उसके लिए उनके अंदर भी बायोकेमिकल अडेप्टेशन बन चुकी है और वो एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कैटेगरी में आती है. बिहेवियरल अडेप्टेशन, इससे पहले बिहेवियरल अडेप्टेशन में देखिए हमने कितने अडेप्टेशन डिस्कस किए हैं. मार्फोलॉजिकल, जो प्लांट में चेंजेस आए, है ना, स्पाइंस बन गए, फ्लैशी स्टेम बन गया, कैम पाथवे हो गया. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन किस तरीके के है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन ही उतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो पा रही है ना. तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस में जो है एक्लिमेटाइज किया, आरबीसीज ज्यादा बन गए. ठीक है, तो इस तरीके के अडेप्टेशन हुए. अब हमारा जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज योर बिहेवियरल अडेप्टेशन. बिहेवियरल अडेप्टेशन में क्या हो रही है कि कुछ लिजार्ड्स होते हैं, डेजर्ट लिजार्ड जो हैं, ये दे लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल, है ना, हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय बिहेवियरल मीन्स. ये बिहेवियरल मीन्स से कैसे अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे? ये जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो ये सन बास्किंग, जैसे कि कुछ लोग सन बाथ लेते हैं गोवा में या विंटर में जिनके यहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है और जब वहां पर गर्मी आ जाती है तो वो सन बाथ लेते हैं ओशिन जो बीचेस के पास में, है ना. ऐसे ये जो डेजर्ट लिजार है ये भी सन बाथ ले रही होती है. कब? जब इसका जो है टेम्परेचर अब इसके कंफर्ट जोन से बहुत कम हो जाता है, इसके आसपास बहुत ठंडक आ जाती है. तो दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट where their body temperature drop below the comfort zone. और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है यानी कि गर्मी के सीजन में क्या करते हैं, दे मूव इनटू द शेड. गर्मी के सीजन में ये शेड में चली जाती है तो कंपैरेटिवली इसको ठंडा लगता है और ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाती है. व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, जब एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये शेड में चली जाती है. जब इसका एम्बिएंट टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो ये सन बास्किंग शुरू कर देती है. Okay, some species are capable of burrowing in the soil to hide and escape from the above ground heat. कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर छुप जाते हैं. आपको पता ही है कि जैसे कि स्नेल हो गए, रैबिट हो गए, ये सारे के सारे अपने आप को छुपा लेते हैं उन दिनों अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द अडेप्टेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियरल अडेप्टेशन, मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है. अगर आपको ये लेक्चर अब यहीं खत्म होता है. अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट में दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.